हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान तृप्ति कॉलेज। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड की यूनिट सेकंड कर रहे हैं, इलास्टिसिटी, जिसमें हमने कल करा था इलास्टिसिटी के वो यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक। और उसमें हमने कल पार्शियल विकृति करी थी, जिसमें हमने पॉइसन रेशियो किया था, जिसमें हमने सिग्मा की वैल्यू निकाली थी, जो कि क्या था, बीटा ओवर में अल्फा। ठीक है। और कल वाले लेक्चर में हमने वाई के और सिग्मा के बीच में एक रिलेशन निकाला था, जो कि कैसे निकाला था, हमने इस तरीके से डिफ्लेक्टिंग फोर्स या फिर विरूपक बल लगाया था कि वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए, लेकिन शेप जो है वो चेंज ना आए। वॉल्यूम चेंज हो बट शेप में चेंज ना आए। इस तरीके से एक केस किया था, जिससे हमने क्या, इलास्टिक कांस्टेंट्स जो थे वाई के और सिग्मा, इनके बीच में रिलेशन निकाला था, जो कि क्या आया था, y इज इक्वल्स टू 3k 1 माइनस 2 सिग्मा। ये हमने कल रिजल्ट निकाला था। आज इसलिए बताया क्योंकि इसका आज वाले टॉपिक में हम बाद में इसका यूज करेंगे, तो ये आपको डायरेक्ट भी याद होना चाहिए कि y इज इक्वल्स टू 3k इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा आता है, जहाँ पे सिग्मा की वैल्यू बीटा ओवर में अल्फा है, बीटा क्या है, डेल डी ओवर में डी, अल्फा क्या है, डेल एल ओवर में एल। ठीक है, वाई के और सिग्मा। अब आज हम करेंगे सेकंड केस, जिसमें हम क्या करेंगे, वाई, नीटा और सिग्मा के बीच में रिलेशन निकालेंगे। फिर जो रिलेशन आएंगे उनको हम यूज करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, वाई के, सिग्मा और नीटा के बीच में रिलेशन निकालना है। तो तीन तीन के पेयर से हम रिलेशन निकालेंगे। तो अभी हम इसका नेक्स्ट वाला करते हैं, जिसमें हम रिलेशन किसका निकालेंगे, वाई, नीटा और सिग्मा। ये मैंने कल बताया था कि दो केसेस से करेंगे, पहला ये केस, और जब हम ये वाला यूज करेंगे तब हम क्या करेंगे, इस तरीके से फोर्स लगाएंगे कि वॉल्यूम में चेंज ना हो लेकिन शेप में चेंज हो जाए। इस तरीके का जब केस आता है तो उसको क्या बोलते हैं, अगर आपने क्लासेस लास्ट वाली दो, मेरे ख्याल से 3 या 2 क्लासेस ही हुई है इस यूनिट की, शियरिंग स्ट्रेन, अगर आपको ध्यान हो तो शियरिंग स्ट्रेन या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, स्पर्शी या फिर अपरूपण। अभी आपको पता चल चुका होगा कि अपरूपण क्या होता है। तो ये वाली चीजें मुझे फिर से बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक्सप्लेन कर दी है। या एक बार फिर से बता देती हूँ कि इस तरीके की किसी शेप पे फोर्स लगाना कि ये वाली जो बेस जो है वो तो स्टेबल रहे, लेकिन जो इसकी शेप जो है वो थोड़ी सी क्या हो जाए, चेंज हो जाए, मतलब ये वाली फेस जो है थोड़ी सी आगे की ओर खिसक जाए। तो इस तरीके की अगर विकृति उत्पन्न होती है तो उसको स्पर्शी विकृति या फिर अपरूपण विकृति बोलते हैं। ठीक है, तो हम अपना आज वाला टॉपिक करते हैं, जो कि क्या है, रिलेशन किसमें फाइंड कर रहे हैं, वाई के और सिग्मा में। रिलेशन अमंग, टॉपिक वही चल रहा है, इलास्टिक कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन, जिसमें हमने कल वाई के और सिग्मा में करा था। आज हम वाई यानी कि यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, नीटा यानी कि अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, और सिग्मा यानी कि पॉइसन रेशियो, इसके बीच में रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, अगर कल वाली क्लास की है तो इनकी आपको क्या क्या फॉर्मूलाज आए थे वो आपको पता, सिंपल है, प्रतिबल ओवर में विकृति। अब जिसका यंग है तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल ओवर अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन वाली है तो अभिलंब प्रतिबल बटा अभिलंब विकृति, और अगर नीटा यानी कि मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है तो उसमें क्या हो जाएगा, शेयरिंग स्ट्रेन ओवर में शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो ये वाली चीज है। अब हम ये टॉपिक कर रहे हैं रिलेशन अमंग दिस। तो उसके लिए हमें क्या करना है, केस कैसा लेना है कि हम कैसा फोर्स लगा रहे हैं कि वॉल्यूम जो है वो तो चेंज ना हो, कांस्टेंट रहे, जो था वैसा ही रहे, लेकिन जो शेप है वो क्या हो जाए, बदल जाए। ये केस लेंगे। तो इसके लिए हमने क्या करा, एक अज्यूम कर लिया कि इस तरीके की कोई हमारे पास क्या बॉडी पड़ी है, मान लो यूं कोई फेस पड़ी है, ए फेस यानी कि फलक, बी सी डी, इस तरीके की कोई शेप है, जिसके ऊपर हम क्या करें, इसका डायगोनल मैंने मान लिया कि ये इसके अंदर क्या डायगोनल है, डायगोनल यानी कि विकिरण, दो मैंने विकिरण बना दिए। अब मैंने क्या किया कि इसके ऊपर मैंने फोर्स लगा दिया। अब फोर्स कैसे लगाया, ये स्पर्शी बल लगा रहे हैं, तो जैसे ही फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसको अलग से शो कर रही हूँ, मैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग नेम दे रही हूँ।
तो यही पढ़ा मैंने ए बी। तो जैसे ही हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो इसमें क्या हुआ कि ए बी जो थी वो तो कांस्टेंट रही, लेकिन डी और सी जो है वो थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो गया। डी जो है वो डी डैश पे चला गया, सी का है सी डैश पे चला गया। एक मिनट रुकना, इसको सी डैश ले लेते हैं, ये डी और डी डैश, ठीक है। इस तरीके से क्या शिफ्ट हो गया। और जब शिफ्ट होता है हम क्या मान लेते हैं कि जो एंगल बना यही एंगल क्या था, शियरिंग स्ट्रेस को, शियरिंग स्ट्रेन अपरूपण विकृति को दिखा रहा था फाई, तो वो मैंने क्या ले लिया, फाई ले लिया। अब अगर ये फाई हो रहा है तो मैं अगर अब स्ट्रक्चर देख रही हूँ, मैं सिर्फ ए बी सी डैश और डी डैश ये स्ट्रक्चर देख रही हूँ, तो इसमें मुझे विकिरण बनाती हूँ तो वो क्या होंगे, इसको मैं अलग से शो कर रही हूँ। विकिरण इसका क्या हो जाएगा, इस तरीके से कुछ यूं चला जाएगा। ये मैंने इस वाले के डॉटेड लाइन से इसके विकिरण बना दिए, ठीक है। यानी कि एक विकिरण मेरे पास ABCD में था, वो क्या था CB और AD, और दूसरा मैंने इसके बीच में डायगोनल बना दिए, वो क्या था C'B एंड D'A। ये मैंने डायगोनल बनाए हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, हम किस तरीके से फोर्स लगा रहे हैं, स्पर्शी बल लगा रहे हैं। कैसे, टेंजेंशियल मतलब स्पर्शी होता है, स्पर्शी विकृति प्रोड्यूस हो रही है तो स्पर्शी बल लगेगा। वो कैसे लगा रहे हैं कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहे लेकिन शेप चेंज हो, तो मैंने वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रखा है, यानी कि जो वॉल्यूम इस ABCD का है वही किसी ABC' और D' का भी वॉल्यूम होगा, लेकिन शेप इसकी क्या होगी, चेंज होगी। और मैंने मान लिया कि जो ये फेस है उसकी एक साइड L लेंथ की है, मतलब मैंने जो पहले वाला टॉपिक करा था कल उसमें मैंने यूनिट लेंथ ली थी, अभी आज मैंने यूनिट ना लेकर के L ली है, ठीक है। तो इस चीज में ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैंने लेंथ मान ली L। अब जब हम लेंथ L लेते हैं तो हम क्या मानते हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ शिफ्ट आता है, वो शिफ्ट क्या है, डेल्टा x। सेम ही शिफ्ट यहाँ पे आएगा, उसको मैंने ले दिया डेल्टा x। अब अगर आप इस ज्योमेट्री को देख रहे हो ढंग से तो आपको क्या पता चल रहा है कि मैंने जब डायगोनल CB देखा, CB विकिरण जो था वो C'B से कैसा है, बड़ा है, बड़ा ही है। ये वाली जो लेंथ है ये इस C'B' से तो बड़ी आएगी। सिमिलरली अगर मैं देखूं कि विकिरण, ये मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। अगर मैं देखूं कि विकिरण AD, अगर ABCD में विकिरण AD था तो उसके कंपैरिजन में AD', अब इसमें AD' आया, वो क्या सा दिख रहा है मुझे, वो मुझे थोड़ा सा बड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा ही बन रहा है डायगोनल। इस ज्योमेट्री से भी साफ साफ दिख रहा है कि CB की वैल्यू जो है वो C'B से कुछ बड़ी आएगी, और सिमिलरली AD की वैल्यू मुझे क्या AD' से कुछ बड़ी दिखाई देगी, वो इस ज्योमेट्री में भी क्लियरली दिखाई दे रही है। तो इनके बीच का जब हम डिफरेंस देखते हैं तो हम क्या करते होते हैं, डायगोनल खींच देते हैं। एक सेकंड, ये लो, मैं क्या करूं, यहाँ से अगर यहाँ पे एक अभिलंब ड्रॉ कर दूं जिसको मैंने नाम दे दिया n, तो ऑलमोस्ट AN जो है वो AD की ऑलमोस्ट इक्वल होता है। ऐसा ही होता है, आपने ये मैथ्स में काफी बार अप्लाई भी किया होगा। यहाँ पे हम जब नॉर्मल या परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि AN और AD जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल सी लेंथ है, तो जितना शिफ्ट आया या जितना चेंज आया है लेंथ में वो कितना है, D'(n). तो हम लेंथ में चेंज से कर्व वाले में भी हमने क्या किया था, वॉल्यूम इनिशियली मैंने 1 लिया था क्योंकि मैंने लेंथ देख ली थी, ये मैं कल वाले टॉपिक की बात कर रही हूँ यहाँ पर। फिर हमने क्या किया था, V' निकाला था जो कि क्या था, Lx', Ly' और Lz' का मल्टीप्लाई, यही था। यानी कि मुझे क्या है, इनिशियल वॉल्यूम और बाद वाला वॉल्यूम चाहिए था, उसी से मैंने डिफरेंस निकाल करके K की वैल्यू निकाली थी, क्योंकि K की वैल्यू क्या होती है, फोर्स ओवर में एरिया डेल V ओवर में V, ये होता है, ठीक है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। अब आज मुझे क्या चाहिए, K से ही मैंने बाद में y और सिग्मा बनाया था, अगर आपने कल वाला लेक्चर देखा है। तो आज मुझे नीटा चाहिए। नीटा क्या होता है, फोर्स ओवर में एरिया ओवर में फाई। अब मैंने जब ये टॉपिक कराया था तो मैंने बोला था फाई बहुत छोटा हो तो हम उसको ऑलमोस्ट क्या लिख लेते हैं, डेल x ओवर में l। तो डेल x की वैल्यू अगर मैं निकाल आऊँ ये ट्रायंगल से, तो मैं क्या करूँगी, अब जितना भी काम करूँगी मैं इस डेल x की वैल्यू या फिर नीटा के टर्म में लाने के लिए कुछ ना कुछ काम किया जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेना। कल वाले में मैंने वॉल्यूम को 1 लिया था क्योंकि मैंने लेंथ यूनिट ली थी, आज मैंने वैसा नहीं लिया।
इस चीज को मैंने एक बार रब कर दिया। अब अगर मैं देखूं CB की वैल्यू, देखो ये लेंथ भी क्या है, L है, तो मैं इसको एक बार इस साइड बना रही हूँ, L लेंथ A B और C, तो ये क्या है 90 पे ही होगा। अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस लगाऊं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, L√2 L² प्लस L² इज इक्वल्स टू CB का होल स्क्वायर। तो CB की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 2L² का रूट यानी कि √2L। तो मेरे पास डायगोनल की वैल्यू आ रही है √2L, ये इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रही हूँ √2L। सिमिलरली इस डायगोनल की वैल्यू भी क्या आएगी, √2L, क्योंकि हर साइड की लेंथ मैंने LL ली है। इतना मेरे हिसाब से आपको अभी तो क्लियर होगा कि ये तो साफ ज्योमेट्री से ही पता चल रहा है कि इस तरीके के जो डायगोनल्स हैं वो बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं और घटे हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखो आपने एक चीज नोटिस करी हो, जब हम क्या कर रहे थे, इस तरीके की किसी वायर पे हम जब लेंथ के अराउंड फोर्स लगा रहे हैं, तो जैसे ही फोर्स लगाते हैं तो उसकी लेंथ क्या है, वायर की बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जो लेंथ बढ़ रही है, यहाँ पे देखो रिजल्ट में एंड में देखो लेंथ बढ़ रही है, तो इस केस में कैसी विकृति आई है, अल्फा। लेंथ का बढ़ना एक टाइप से अल्फा विकृति। अगर मैं इस फेस को खींच रही हूँ तो ये डायगोनल की लेंथ बढ़ रही है, तो एक टाइप से यहाँ पे क्या आ गया, अल्फा विकृति प्रोड्यूस हुई। अब दूसरी चीज क्या होती है, ये जो डायमीटर होता है वो कुछ घटा हुआ दिखाई देता है। वैसे ही यहाँ से मैं कुछ अज्यूम करूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ घटा हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे जो विकृति प्रोड्यूस होगी वो क्या हो जाएगी, बीटा पार्श्व विकृति। ठीक है, ये सब अंडरस्टूड सी चीजें थी, ये इस चीज का टॉपिक का बेसिक है। अब अगर मैं देखूं कि चेंज इन लेंथ क्या होता है, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, लेंथ को 1 नहीं लिया, तो मेरे पास एरिया भी 1 नहीं है, फोर्स भी मैंने फिलहाल यूनिट नहीं लिया है, तो मैं क्या करूंगी, फोर्स और एरिया को यूज करूंगी। ठीक है, अगर कल आपने देखा था वहां पे L' आ रहा था, अब मैं क्या करूंगी, मुझे क्या देखना है कि जो शिफ्ट हुआ है बेसिकली मैं देखूं चेंज कितना आया, dn आया, तो मुझे इस dn की वैल्यू चाहिए। तो dn की देखो वैल्यू क्या आएगी, अल्फा के कारण चेंज डायगोनल में आ रहा है, तो अल्फा के कारण यानी कि अल्फा क्या आ रहा है, यहाँ पर तनन हो रहा है, स्ट्रेचिंग हो रही है, कुछ ना कुछ बढ़ रहा है, तो तनन के कारण मान लिया। अब उस केस में मैंने फोर्स से मल्टीप्लाई करा था क्योंकि एरिया यूनिट था कल वाले टॉपिक में, आज एरिया यूनिट नहीं है, तो मुझे फोर्स की जगह में प्रतिबल लिख सकती हूँ क्योंकि फोर्स ओवर में एरिया होता है। तो अल्फा के कारण जो डायगोनल में चेंज आया वो कितना, डायगोनल मैंने ले लिया DA। ठीक है, DA मेरे पास क्या है, डायगोनल जिसकी वैल्यू मुझे पता है, तो अल्फा के कारण चेंज कितना आया, S प्रतिबल के कारण, वहां पे मैं फोर्स का मल्टीप्लाई करी थी क्योंकि एरिया यूनिट था। अब S लूंगी, S यहाँ पे किसको शो कर रहा है, प्रतिबल को, प्रतिबल क्या होगा, फोर्स ओवर में एरिया। तो अल्फा के कारण चेंज कितना आ रहा है, DA में लेंथ में आ रहा है, वहां पे लेंथ 1 थी तो 1 का मल्टीप्लाई नहीं था, यहाँ पे कुछ ना कुछ लेंथ है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, L√2S अल्फा। सिमिलरली मैं बीटा के कारण चेंज देखूं तो वो भी कितना आएगा, डायगोनल तो अभी भी L√2 ही है, तो L√2 इंटू S, अब बीटा चेंज आ जाएगा, बीटा के कारण बीटा। तो टोटल जो dn में चेंज आया या फिर ये जो हमने फोर्स लगाया टेंजेंशियल फोर्स, उसके कारण टोटल कितना चेंज आया, कितना एक्सपेंशन तनन और कितना संकुंचन हुआ, तो वो टोटल इन दोनों का सम होगा, तो वो कितना आ जाएगा, L√2S अल्फा प्लस L√2S बीटा। अगर मैं इसकी वैल्यू देखूं तो मैं नेक्स्ट पे कर रही हूँ, तो देखो क्या वैल्यू आएगी, dn इज इक्वल्स टू L√2 कॉमन आ गया, सॉरी S भी कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे L स्मॉल आएगा क्योंकि मैंने स्मॉल L ली है लेंथ, यहाँ पे देखो मैंने ये स्मॉल L लेंथ लिया, यहाँ पे गलती से कैपिटल L, S अल्फा प्लस बीटा कॉमन आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या हो गई, जो चेंज आया है तनन के कारण और संकुंचन के कारण वो हो गया। अब दूसरी इसमें क्या चेंज आती है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये एंगल क्या 90 बनाना है, ये बना कैसा एंगल, अगर मैं देखूँ यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, चलो इस साइड ड्रॉ कर लूँ, ये अगर यहाँ पे देखूँ तो ये भी 90 एंगल ही बना रहे हैं, ये वाली तो छोड़ दो क्योंकि ये तो कांस्टेंट रह रही है, शेप में बस चेंज तो यहाँ आ रहा है C और D में। ठीक है, अब अगर इसके बीच में एक ऐसा फोर्स लगाया जिससे क्या हुआ, ये सीधी शिफ्ट होकर के यहाँ पे चला गया C' पे और D' पे चला गया,
तो एंगल में यहाँ पे ये जो 90 है इसके कंपैरिजन कुछ ना कुछ चेंज आता है, यानी कि मान लो ये 90 से 88, 87, 86 हो गया तो माइनर चेंज आता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा शो हो गया। तो अगर मैं वो चेंज कंसीडर करूँ तो ये वाला जो टॉपिक होगा उसको करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि थीटा की वैल्यू अगर मैं लेती हूँ बाई चांस यहाँ पे जो चेंज आ रहा है उसको मैं 88 ले देती हूँ, तो 88 डिग्री की वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगी निकालनी। तो हम क्या कंसीडर करेंगे, यहाँ पे जो चेंज है वो इतना माइनर है कि हम यही मान लेंगे कि यहाँ वाला जो एंगल है इस तरीके से मैंने शो करा था, अगर डायग्राम देखें तो इसी तरीके के जा रहा है। तो मैं क्या कंसीडर कर लूँगी कि ये वाला जो है यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 90 ही एंगल है, अगर ऑलमोस्ट 90 है तो ये इसको सेंटर से कट कर रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल 45 डिग्री हो जाएगा और ये वाला भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। हालांकि चेंज आएगा लेकिन हम इसको कंसीडर कर लेते हैं कि इसके बीच में चेंज बहुत ही कम आया था, तो हम उसको नेग्लिजिबल लेके इन एंगल्स को 45 कर देते हैं। तो ये एंगल भी क्या हो गया, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं 45 डिग्री, सिमिलरली ये भी क्या है 45 डिग्री। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे इस डीएन चेंज इतना ही हो रहा है इस वाली चीज पार्ट में, तो देखो चेंज यहाँ पर इतना हो रहा था, यहाँ पे मैंने गलती से डी लिख दिया, यहाँ पे डी डैश आएगा क्योंकि ये वाली लेंथ जो ए डी है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पे ऑलमोस्ट ए एन के सेम आया, इक्वल आती है। तो जो जितना चेंज आया वो इतनी थी, हम मैं एक डायगोनल पे कंसीडर कर रही हूँ इतनी थी। तो अब मुझे क्या कर सकती हूँ, मैं ये वाला ट्रायंगल यूज करके एक वैल्यू और निकाल सकती हूँ और इनको मतलब इनको हम क्या कर सकते हैं, इनकी कंपैरिजन कर सकते हैं। तो मैंने ट्रायंगल ये 45 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, और ये चेंज डी डैश एन था तो मैंने डी डैश लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे एक डैश रह गया था। तो मैं आपको ट्रायंगल यूज कर रही हूँ क्या, डी डी डैश एन, तो वहां से क्या होगा, इस चीज को मैं एक बार यहाँ से डिलीट करके इधर लिखती हूँ, डी डैश एन क्या आया, एस एल रूट टू अल्फा प्लस बीटा। अब मैं क्या ले रही हूँ, इसको कोई इक्वेशन दे दो चाहे तो फर्स्ट, बाय ट्रायंगल डी डी डैश एन, जो कि कुछ इस तरीके का था, यहाँ से वो परपेंडिकुलर बना रहा था, ये एंगल क्या था 45 डिग्री, डी डी डैश एन, ठीक है, ये एंगल कितना था 45 डिग्री था, और ये डी डी डैश की मैंने वैल्यू लिखी थी डेल्टा एक्स। तो अगर मैं ये ट्रायंगल यूज करूं, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये मैं कैसे निकाल सकती हूँ, अगर मैं यहाँ पे कोस वाला फॉर्मूला लगा दूं कोस थीटा, तो वो उसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो थीटा के सामने लंब, तो मुझे क्या चाहिए, ये वाली भुजा, मुझे इसकी चाहिए थी वैल्यू एन डी डैश की, तो मैंने कोट लगाया, अगर मुझे इसकी कोस लगाया, इसकी चाहिए होती डी एन की तो साइन लगाती, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है ये, तो आपको इतना तो पता ही है। ओवर में क्या हो जाएगा, ये चीज आ जाएगी क्योंकि ये क्या था परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, करंट की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, डी डी डैश। तो अगर मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, इक्वेशन फर्स्ट में मेरे पास डी डैश एन की पड़ी है, मुझे दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करना है, तो मैं डी डैश एन की निकाल लेती हूँ, तो उसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, डी डी डैश कोस ऑफ थीटा। कोस थीटा की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, थीटा मेरे पास ये यहाँ पे कितना बन रहा है 45 डिग्री, 45 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, डी डी डैश की वैल्यू मेरे पास पड़ी है डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स अज्यूम करिए, और cos 45 क्या होता है 1 ओवर में रूट 2, cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1 ओवर में रूट 2, तो ये क्या हो गई इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को अगर मैं इक्वेट करूं बाय इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो मुझे क्या मिलेगा, डेल्टा एक्स ओवर में रूट 2 किसके इक्वल होगा, एस एल रूट 2 अल्फा प्लस बीटा। बस अगर इतना काम हो चुका है तो समझो ये टॉपिक तो डन है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा मेरे पास, एस एल रूट टू कितना हुआ 2, उसको मैं इस साइड भेज रही हूँ, या इस वाले रूट 2 को इधर भेज दो, यहाँ पे क्या अल्फा प्लस बीटा पड़ा है, 2 मैंने डिवाइड में भेज दिया, और इधर मैंने क्या कर दिया, डेल्टा एक्स को इधर ले, मैंने क्या किया है एस एल पढ़ा है, इसके इधर
ये चीज़ उल्टी होगी। चलो डायरेक्ट पहले यही लिख देते हैं। मेरे पास क्या आया, रूट एक्स इज इक्वल्स टू एस एल रूट टू इंटू रूट टू क्या हुआ 2 अल्फा प्लस बीटा, ये बना। तो मैंने क्या लिख दिया एस एल ओवर में रूट एक्स इधर ले आई और इसको क्या डिवाइड में भेज दिया 1 ओवर में 2 प्लस 1 ओवर में 2 ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। इस वाली टर्म को इधर ले आए, इसको यहाँ पर ले। अब ऐसा करने का रीजन क्या था, अब वी नो दैट ऐसा करने का एक रीजन है, वो क्या है, हमें क्या पता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी यानी कि जो यंग का प्रत्यास्थता गुणांक है, सॉरी अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक है, उसकी वैल्यू क्या होती है, नीटा की वैल्यू क्या होती है, प्रतिबल S, प्रतिबल को मैं S से शो करूंगी ओवर में अपरूपण विकृति जो कि कितनी है 5। अब 5 ऑलमोस्ट बहुत ही कम लेते हैं 5, तो S को मैं क्या लिख सकती हूँ, मैंने ये हर बार यूज करें डेल्टा x ओवर में m, इतना तो अभी आपको पता चल गया होगा। तो नीटा की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर सकती हूँ। तो नीटा की मेरे पास वैल्यू क्या आई 1 ओवर में 2 अल्फा प्लस बीटा, ये मेरे पास क्या आ गई मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी की एक वैल्यू आ गई 1 ओवर में 2 ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब कुछ ना कुछ ये कल के जैसा कुछ रिलेशन बन सकता है। अभी यहाँ पे देखिए तो क्या रिलेशन बन सकता है, देखो मेरे पास नीटा की वैल्यू पड़ी है 1 ओवर में 2 अल्फा प्लस बीटा। अब कल हमने क्या किया था, अल्फा को कॉमन ले लिया था, तो 2 अल्फा 1 प्लस बीटा ओवर में अल्फा। अब मुझे पता है कि पॉइजन्स का रेशियो क्या है, पवासो अनुपात क्या है, सिग्मा इज इक्वल्स टू बीटा ओवर में अल्फा, यही है। तो नीटा की वैल्यू एक तो मुझे पता चल गई 1 ओवर में अल्फा मैंने ऊपर भेज दिया 2 1 प्लस सिग्मा। अब वी नो दैट यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग का प्रत्यास्थता गुणांक क्या है, यंग के प्रत्यास्थता गुणांक y को क्या बोलते हैं प्रतिबल ओवर में मेरे पास क्या होता है अनुदैर्ध्य विकृति जो कि क्या थी डेल एल ओवर में एल, लेंथ में जितना चेंज आया उसको हम क्या अज्यूम करते हैं अल्फा। तो मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ डायरेक्ट अल्फा पुट कर देती हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या आ गया डायरेक्ट अल्फा। अब मैं क्या कंसीडर करती हूँ इफ एस क्या है मेरे पास फोर्स ओवर में एरिया, यानी कि पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स लग रहा है वो क्या हो यूनिट हो, मतलब मुझे क्या है यहाँ पे कुछ y के टर्म में लेके आना है। तो मैं इतना तो मुझे पता है कि y के टर्म में लाने के लिए मेरे पास अल्फा डिवाइड में चाहिए, वो मेरे पास आ रहा है। तो ऐसा बनाने के लिए मैंने क्या अज्यूम कर दिया कि मान लिया कि पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स है वो अल्फा लग रहा है, सॉरी फोर्स जो है वो यूनिट लग रहा है। तो उस केस में s की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अगर s की वैल्यू 1 होती है तो मैं y को क्या लिख सकती हूँ 1 ओवर में अल्फा लिख सकती हूँ। तो वहां से मेरे पास नीटा की एक वैल्यू आ जाएगी जो कि क्या आई y ओवर में 2 1 प्लस सिग्मा। तो y की मेरे पास क्या रेशियो आ गया 2 नीटा 1 प्लस सिग्मा। तो ये आज वाला जो था वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के शेप को चेंज करके जो हमने y सिग्मा और नीटा के बीच में रिलेशन निकालना था वो हमने फाइंड कर लिया, जो कि कितना आया 2 सिग्मा 1 प्लस नीटा। तो आपके पास क्या है ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रूफ करो कि y इज इक्वल्स टू नीटा प्लस सॉरी 2 ईटा प्लस 1 2 ईटा इंटू 1 प्लस सिग्मा है, प्रूफ करो। या फिर डायरेक्ट आ सकता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक और प्रवासो अनुपात के बीच का रिलेशन बताओ, तब भी ये करना है। और कल अगर आपने देखी है क्लास तो आपको पता होगा कल हमारे पास एक रिलेशन आया था जो कि क्या था y इज इक्वल्स टू 3k1 माइनस 2 सिग्मा। तो ये कल वाली क्लास से रिलेशन आया था और ये आज वाले में आया है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, तो ये दोनों टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से भी आ सकते हैं या ऐसा भी आ सकता है कि रिलेशन फाइंड करो, और हो सकता है चारों में रिलेशन पूछे तो आपको दोनों केस करने पड़ेंगे। तो अभी हमने क्या कर दिया ये y नीटा और सिग्मा के बीच में रिलेशन निकाल दिया और यहाँ पे y k और सिग्मा के बीच में रिलेशन निकाला। तो अब हम क्या करेंगे k y और नीटा के बीच में रिलेशन निकालते हैं। तो y k और ईटा के बीच में रिलेशन निकालते हैं तो वो क्या होगा। और मुझे दो पता है y की वैल्यू क्या है 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा और एक और y की वैल्यू क्या है 3
के 1 माइनस 2 सिग्मा। तो जब हमें इनके बीच में रिलेशन निकालना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, इस वाली इक्वेशन को किस तरीके से पुट कर सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ मैं, y ओवर में ईटा इज इक्वल्स टू 2 1 प्लस सिग्मा या फिर 2 प्लस 2 सिग्मा। इस इक्वेशन को यू लिख सकती हूँ। सिमिलरली मैं इस सेकंड वाली को क्या लिख सकती हूँ, y ओवर में 3 के 1 माइनस 2 सिग्मा। ऐसा करने का रीजन क्या था, यहाँ पे भी 2 सिग्मा है, यहाँ पे भी 2 सिग्मा है, लेकिन वो प्लस में है, ये माइनस में है, तो दोनों को मैं ऐड करूंगी तो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा। और मुझे भी किस में रिलेशन चाहिए, वाई के और ईटा के बीच में, तो मुझे सिग्मा का टर्म नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों इक्वेशंस को, इसको नंबर दे दो जितना भी चल रहा हो, 4 5 दे रही हूँ। अगर आपके, चलो मैंने 1 और 2 दे दिया, जितनी भी आपके पास इक्वेशन नंबर चल रही होगी उसी के अकॉर्डिंग देना। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, इन दोनों इक्वेशंस को मैंने ऐड किया तो मेरे पास क्या आएगा, 3। देखो 2 सिग्मा से 2 सिग्मा कैंसिल, 2 प्लस 1 क्या है 3, इक्वल्स टू y ओवर में मीटा प्लस y ओवर में 3k। तो यहाँ पे मैं एलसीएम ले सकती हूँ, y को कॉमन लिया, ये टर्म बन जाएगी। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3 इज इक्वल्स टू y ब्रैकेट, यहाँ पे क्या बन जाएगा, मीटा प्लस 3k, या 3k प्लस मीटा लिख दो, एक ही बात है। तो यहाँ से मेरे पास एक रिलेशन आ गया y का, जो कि क्या आया, 9k मीटा ओवर में 3k प्लस मीटा। तो ये किसके बीच में रिलेशन आ गया, y के और मीटा के बीच में। हमें चारों कोफिशिएंट्स के बीच में चाहिए तो 3 करके चारों के बीच में रिलेशन ले आएंगे। तो ये वाला भी एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है, डायरेक्ट ये भी लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है। कुछ भी किसी में कोई भी डायरेक्ट का एंड रिजल्ट दिखाओ आपको, अगर टॉपिक की स्टार्टिंग आ रही है तो आप टॉपिक को, ये जो रिजल्ट है ये निकाल सकते हो। अब हम इसी में चौथा करेंगे, वो कौन सा होगा, y के और सिग्मा के बीच में रिलेशन। ये वाला समझ में आ गया, बस 2 सिग्मा को काटने के लिए मैंने मीटा और 3k का डिवाइड लगा दिया। तो ये इसका सेकंड था, सॉरी ये वाला जो था इसका थर्ड पार्ट लिख सकते हैं इसको। अभी हम इसका फोर्थ करते हैं। तो फोर्थ क्या हो जाएगा, फोर्थ हम क्या करेंगे, के ईटा और सिग्मा के बीच में रिलेशन निकालेंगे। y के साथ तो निकल गया था, अब के और ईटा का सिग्मा के साथ इंडिविजुअल निकाल। तो मुझे पता है y की वैल्यू एक तो आई है 3k 1 माइनस 2 सिग्मा, और एक क्या आई है 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। दोनों y की वैल्यूज हैं, मुझे y की टर्म ही हटानी है। मुझे रिलेशन किस में चाहिए, के सिग्मा और ईटा के बीच में। तो वो रिलेशन कैसे निकल सकता है, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डायरेक्ट इक्वेट कर दूं, यहाँ पे भी y है यहाँ पे भी y है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, 3k 1 माइनस 2 सिग्मा को क्या लिख सकती हूँ, 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा लिख सकती हूँ। यहाँ से भी वैसे तो रिलेशन आ गया, पर अगर आप इसको सॉल्व करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सॉल्व कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3k माइनस 6k सिग्मा इज इक्वल्स टू 2 ईटा प्लस 2 ईटा सिग्मा। तो सिग्मा की टर्म को एक साइड ले आते हैं और दोनों बाकी की टर्म्स को एक साइड कर देते हैं। तो यहाँ पे सिग्मा नेगेटिव है, इसको इस साइड भेज देती हूँ, 3k माइनस 2 नीटा इज इक्वल्स टू 2 नीटा सिग्मा प्लस 3k सिग्मा, ठीक है। सिग्मा का मुझे इनके साथ रिलेशन चाहिए, यहाँ पे सिग्मा कॉमन आ सकता है, तो 3k माइनस 2 नीटा इक्वल्स टू, सिग्मा कॉमन आया तो 2 नीटा प्लस 3k, ये टर्म बची, सॉरी ये 3 नहीं है ये 6 है, यहाँ पे गलती से मैंने 3 लिख दिया, ये 6 है, तो यहाँ पे 6 आएगा। तो यहाँ से मुझे सिग्मा की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो वो क्या आ जाएगी, सिग्मा क्या है, पॉइजन रेशियो 3k माइनस 2 नीटा ओवर में 2 नीटा प्लस 6k। तो ये रिलेशन आ गया है सिग्मा के और नीटा के बीच में। एक y इज इक्वल्स टू 3k 1 माइनस 2 सिग्मा, y के और सिग्मा के बीच में, y इज इक्वल्स टू 2 नीटा 1 प्लस सिग्मा, y नीटा और सिग्मा के बीच में, y के और नीटा के बीच में एक रिलेशन निकाला जो कि क्या था,
9k नीटा ओवर में 3k प्लस नीटा, 9k नीटा ओवर में 3k प्लस नीटा इज इक्वल्स टू वाई। तो ये जो चारों रिलेशंस हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, आपको इनको एज इट इज याद रखना पड़ेगा, और ये वाला भी वैसे एक रिलेशन ही है, ठीक है। तो ये हमारा ये जो टॉपिक था इलास्टिक कोफिशिएंट कांस्टेंट्स के बीच का एक रिलेशन फाइंड करना, तो वो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ कि आज वाले टॉपिक में हमने क्या किया है। तो आज हमने क्या किया था, कल वाले टॉपिक में हमने क्या किया था, वॉल्यूम को चेंज किया था लेकिन शेप को कांस्टेंट रखा था, वो वाला टॉपिक हमारा कल था, उस केस को हमने कल स्टडी कर लिया था। तो आज हम उसकी अपोजिट ले रहे हैं। तो उस केस में क्या हुआ, इसमें बस मेन चीज़ें ये 2-3 चीज़ें हैं ये समझने की, ये आपको एग्जाम में नहीं लिख के आनी, ये वाली दोनों चीज़ें, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताई है, मैं इसको इस तरीके से शो करती हूँ। ये वाली चीज़ समझाने के लिए, ये आपको एग्जाम में नहीं लिख के आनी। तो देखो क्या हुआ था कि ए बी तो कांस्टेंट रखा, इसके ऊपर ऐसे इस तरीके से टेंजेंशियल फोर्स लगाया कि सी डी जो फेज है उसकी शेप में शिफ्ट आए, शेप बदल जाए, शेप विकृत हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं, अपरूपण विकृति। अगर अपरूपण विकृति प्रोड्यूस हो रही है तभी हम अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक निकाल पाएंगे, तभी उनके बीच में रिलेशन आएगा। इसलिए ये कॉन्सेप्ट लिया। और कल चेंज ना करने का, कल वॉल्यूम चेंज करने का रीजन क्या था, वॉल्यूम चेंज होगा तभी आयतन विकृति आएगी और तभी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी क्या किया हमने, इसकी लेंथ L और L ले ली। जब ये लेंथ L, ये भी L, सारी लेंथ L है, तो इसके डायगोनल की वैल्यू √2 × L आ जाएगी। तो वहां से मैंने क्या किया, शेप के डिफ्लेक्ट होने से मैंने जब डायगोनल खींचा तो मुझे ज्योमेट्री से पता चला कि सी बी जो है वो इस सी डैश बी से बड़ा है और यहाँ पर ए डी जो है वो छोटा है। तो यहाँ पर इससे क्या पता चला कि एक साइड कॉन्ट्रैक्शन और एक साइड कंपैक्शन या फिर एक्सपेंशन यानी कि तनन और संकुचन प्रोड्यूस हुआ है। तो वहाँ से क्या पता चला, अल्फा और बीटा ऐसी कुछ विकृतियाँ उत्पन्न हुई हैं। तो मैंने क्या करा था, यहाँ पर अगर मैं परपेंडिकुलर खींचती हूँ तो ये दोनों जो है लेंथ ए डी और ए एन ऑलमोस्ट सेम आती है। तो मुझे क्या था, चेंज निकालना है। तो चेंज डी डैश एन था, तो वो कितना आएगा, पार्शियल विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति दोनों के सम के कारण आएगा, दोनों के कारण आया। तो मैंने यहाँ पे भी एन है। तो मैंने यहाँ पर कल वाले में लेंथ 1 थी तो 1 का मल्टीप्लाई नहीं करा था। अभी मैंने प्रतिबल क्यों लिया, क्योंकि प्रतिबल फोर्स ओवर में एरिया है और एरिया आज यूनिट नहीं है। तो वहाँ से मैंने क्या करा, L√2 × S अल्फा प्लस बीटा, मेरे पास ये चेंज निकल आया। और दूसरा मैंने 45 डिग्री एंगल को यहाँ पर जो शिफ्ट है उसको मैंने नेग्लिजिबल माना, तो बहुत कम चेंज हुआ, तो मैंने उसको ऑलमोस्ट 45 कंसीडर कर लिया। यानी कि यहाँ पे मैंने मान लिया कि जितना एंगल इधर बन रहा था उतना ही यहाँ पे ही बन रहा है, 90 मान लिया। तो उस केस से मैंने एक डी डैश एन की वैल्यू निकाली, दोनों को इक्वेट करा। जैसे ही हमने इक्वेट किया तो हमारे पास यहाँ पे एक टर्म बनी जो कि किसको शो कर रही है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी यानी कि नीटा को। तो वो मैंने वैल्यू पुट करी, जैसे ही वैल्यू पुट करी तो फिर सिंपल अल्फा कॉमन लेके मैंने वाई और के की टर्म्स में लिख दिया। और मेरे पास क्या हुआ, वाई नीटा और सिग्मा के बीच में रिलेशन आया। तो इस रिलेशन और ये जो कल आया था उनको मैंने यूज करके सिर्फ फर्दर सॉल्व करा। और सॉल्व करने पर मेरे पास क्या हुआ, 2 रिलेशन और निकल आए, एक तो के नीटा और सिग्मा के बीच में जो कि ये था, और दूसरा के नीटा और वो वाई के और नीटा में था, और ये वाई के नीटा और सिग्मा में। तो मेरे पास चारों रिलेशन निकल आए। तो ये हमारा टॉपिक आज हुआ कंप्लीट। अब कल हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, टॉरजन इन सिलेंडर, बेलन में इंटन। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।